मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय संविधान के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के पार्ट 1 के बारे में। मीन्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मीन्स संघ और इसके राज्य क्षेत्र, और इससे संबंधित है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के सारे प्रावधान। इन्हीं के बारे में आज के हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं आर्टिकल 1 के बारे में, और आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 में प्रावधान किया गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मीन्स भारत राज्यों का संघ होगा। और इस आर्टिकल में कई इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे इसी आर्टिकल में देश के नाम के बारे में वर्णन किया गया है और अपने देश के दो नाम रखे गए हैं। पहला रखा गया है भारत और दूसरा रखा गया है इंडिया। दो नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे की रीजनिंग यह है कि जब अपने देश का संविधान निर्माण शुरू हुआ तो उस समय देश का नाम क्या रखा जाए, इसके लिए संविधान सभा में अलग अलग मत थे। कुछ लोगों का मानना था कि देश का नाम भारत रख दिया जाए और कुछ लोगों का मानना था इंडिया रख दिया जाए। इसके पीछे के अपने सबके तर्क थे, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण यह है कि दोनों विचारधाराओं में एकरूपता स्थापित करने के लिए दोनों लोगों के या दोनों विचारधाराओं की बातों को मान लिया गया और बोल दिया गया। जिसको सहूलियत लगती है देश का नाम भारत हो वो भारत बोलेगा, और जिसको लगता है कि वो इंडिया से ज्यादा अपने को अटैच कर सकता है, उसका अटैचमेंट इंडिया के साथ है, वह इंडिया बोल सकता है। तो आर्टिकल 1 में देश के नाम को रखा गया और दोनों नाम का मतलब एक है। दोनों नाम अलग अलग लिए जाएं लेकिन बात एक ही है, इंडिया और भारत। दूसरी बात इसमें कहा गया है राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या है? राज्यों का संघ होने का मतलब यह हुआ कि इसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज हुआ है यूनियन। जब यूनियन टाइप की कोई पॉलिटी होती है, राज्य व्यवस्था होती है, तो उसका की फीचर्स यह होता है कि उस देश में जो स्टेट है, जो राज्य है, जैसे यूपी, एमपी, कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, आंध्र, मीन्स टोटल इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो जन्मदाता है वह संघ होगा, अर्थात भारत होगा। और जब निर्माता संघ है, केंद्र है, तो इसी से दूसरी बात यह निकलती है कि किसी भी कंडीशन में ये राज्य और संघ शासित प्रदेश अपने को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मीन्स संघ से बाहर नहीं जा सकते, एक अलग राज्य के रूप में अपने को स्थापित नहीं कर सकते। ये है संघ का मतलब। और इसी में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी आर्टिकल में बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में। भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में क्या? भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा। तो भारत का राज्य क्षेत्र का मतलब यह हुआ कि होल एंटायर लैंड इसमें शामिल होगी। और इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? इसमें शामिल हो सकते हैं सामान्य राज्य जो हैं, जिनकी संख्या कितनी? 28। और इसमें कौन शामिल हो सकता है? संघ शासित प्रदेश, मीन्स यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश और यूनियन टेरिटरी। और इसी भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है जो वर्तमान में भारत का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, बट उन्हें संधि के द्वारा, समझौते के द्वारा या किसी प्राकृतिक कारणवश वो भारत का पार्ट बन जाएंगे, तो उनको भी इसी के तहत शामिल किया जाएगा। ऐसे राज्य या ऐसे क्षेत्र जो अभी वर्तमान में तो भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन इन केस फ्यूचर उनको भी भारत में शामिल किया जा सकता है। तो भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि उसमें सामान्य राज्य मतलब 28 राज्य भी शामिल होंगे। 28 की जगह 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, जो भी हो। फिर यूनियन टेरिटरी भी उसमें शामिल हो सकती हैं और होती हैं। और इसी में ऐसे क्षेत्र भी शामिल किए जा सकते हैं जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है,
और भविष्य में जिन्हें मिलाया जाएगा। ये बात दूसरे आर्टिकल में और स्पष्ट क्लियर होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और आर्टिकल 2 का अध्ययन करते हैं। आर्टिकल 2 में प्रावधान है भारत से बाहरी क्षेत्रों का शामिल करने का प्रावधान। मीन्स ऐसे लैंड, ऐसी टेरिटरीज जो एट प्रेजेंट इंडिया का पार्ट नहीं है, बट उन्हें भारत में इंटीग्रेशन करना है, उनका भारत में प्रवेश करना है, एडमिशन करना है, तो इसके लिए आर्टिकल 2 में प्रोविजंस किया गया है। और इसका मेन थीम यह है कि कोई विदेशी क्षेत्र है और वह भारत का पार्ट बनना चाहता है, तो आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हुए उसको इंडिया की टेरिटरी में एडमिट किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। जैसे सिक्किम एक ऐसा स्टेट था जो जब भारत आजाद हुआ, भारत को आजादी मिली, तो वह भारत के राज्यों में शामिल नहीं था, भारत का वह अंग नहीं था, लेकिन उसको भारत के अंग के रूप में शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया? आर्टिकल 2 की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया। और वहां का जो शासक था चोग्याल काफी अत्याचार कर रहा था सिक्किम की जनता पर, और सिक्किम की जनता ने भारत में अपने को शामिल करने की इच्छा जताई और जनमत संग्रह कराया गया और सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया। और इसके लिए सिक्किम से रिलेटेड जब शामिल किया गया तो इसके लिए 2 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, एक है 35 और एक है 36। 35 नंबर का जब संविधान संशोधन किया गया तो सिक्किम को एक सह राज्य मीन्स एसोसिएट स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया, और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को फुल फ्लैग स्टेट के रूप में इंडिया में शामिल कर लिया गया। इसी तरह आर्टिकल 2 का प्रयोग कब हुआ? जैसे गोवा पर पुर्तगालियों का राज्य, मतलब पुर्तगाली राज्य के अधीन था या पुर्तगालियों का शासन था। और जब भारत आजाद हुआ था तब अंग्रेज तो चले गए थे, लेकिन पुर्तगाली फ्रांसीसी तब भी भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे थे और ये कह रहे थे कि भारत का पार्ट नहीं है। लेकिन पुर्तगालियों से 1961 में युद्ध किया गया, सेना के द्वारा भारत का पार्ट बना दिया गया। और इसी तरीके से फ्रांस भी कुछ क्षेत्रों पर अधिकार रखा था, जैसे चंद्रनगर पर फ्रांस का अधिकार था। तो जब पुर्तगाल हार गया भारत से तो फ्रांस ने सोचा इज्जत बचा ले इसी में कि हम भी ना मार खाएं भारत से, और उसने भी भारत से कह दिया ठीक है भाई इसको आप ले लीजिए। तो चंद्रनगर और कई क्षेत्रों को पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, हम तो केवल समझाने के क्रम में आपको समझा रहे हैं, मेन थीम पूरी पीडीएफ नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस क्षेत्र को चंद्रनगर को फ्रांस से मिला दिया गया, और इसको मिलाने का जो प्रावधान था वो क्या था? आर्टिकल 2। आई थिंक आर्टिकल 2 आप समझे होंगे कि ऐसे क्षेत्र जो एट प्रेजेंट इंडिया का पार्ट नहीं है, बट अगर इंडिया का पार्ट उन्हें बनाना है तो आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हुए उनको हम अपने क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 3, जिसमें प्रावधान किया गया है कि जो वर्तमान राज्य हैं उनका नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन किया जा सकता है। समझते हैं इस बात को, नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को। एस्पेक्ट्स ये है कि मान लीजिए अभी भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्यों का नाम बदलना है, उनकी लैंड को बदलना है, उनकी एरिया को बदलना है, उनके जो किसी भी प्रकार की राजधानियां हैं या उसके क्षेत्र हैं, इन सबको चेंज करना है। तो आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाएगा। कैसे प्रयोग होगा उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश यूपी है और यूपी को कई भागों में डिवाइड करना है, बांटना है, तो आर्टिकल 3 का प्रयोग करके यूपी को कई भागों में बांटा जा सकता है। और जैसे उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, और इसी के साथ जैसे बंबई था, बंबई को 2 भागों में डिवाइड किया गया,
और उससे एक महाराष्ट्र प्रांत का गठन कर दिया गया और दूसरा गुजरात का गठन कर दिया गया। इसी तरीके से आर्टिकल 3 में राज्यों के नाम परिवर्तन की भी बात की गई है कि अगर किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 में उसका प्रावधान किया गया है। तो जैसे कई नामों को चेंज किया गया है, पीडीएफ में देखिए। पहले उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, उसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश। मद्रास का नाम वर्तमान में तमिलनाडु कर दिया गया। इसी तरीके से पांडिचेरी को पुदुचेरी कर दिया गया। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया और उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया। तो आर्टिकल 3 में प्रोविजन है कि किसी राज्य का नाम बदलना है, बदल सकते हो, उसका क्षेत्र बदलना है, बदल सकते हो। अब क्षेत्र बदलने का मतलब क्या है, इसको समझिए। क्षेत्र बदलने का मतलब यह हुआ कि कोई राज्य है जिसकी टोटल बाउंड्री फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर है। अब 1000 किलोमीटर का क्षेत्र है और सरकार को लगता है कि ये जो भू क्षेत्र है या राज्य है बहुत बड़ा है और यहाँ पर प्रशासन करना बहुत कठिन हो जाता है, क्यों ना इसको हम 2 राज्यों में कन्वर्ट कर दे। तो कोई राज्य 600 किलोमीटर में कर दे, किसी को 400 में कर दे, या दोनों को आधे आधे भागों में डिवाइड कर दे। तो क्या हुआ, क्षेत्र तो बदल गया ना, 500 हो गया। अभी तक ये क्षेत्र यहाँ तक था, अभी ऐसे ऐसे हो गए दो। तो ये क्षेत्र परिवर्तन की बात है। इन टोटलिटी आर्टिकल 3 का प्रावधान यह है कि जो भी वर्तमान में राज्य है, चाहे वो संघ शासित प्रदेश हो चाहे सामान्य राज्य, उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है या उनका पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ किया जा सकता है। हो सकता है 28 राज्य हैं, कल के 50 राज्य हो जाएं। आज 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कल 16 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएं। तो इन सब का काम कहां से होगा, आर्टिकल 3 से। लेकिन आर्टिकल 3 में एक इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए किसी क्षेत्र का या किसी राज्य का नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन करना है, तो उसके लिए संवैधानिक व्यवस्था क्या है। उसके लिए संवैधानिक व्यवस्था ये है कि सबसे पहले आपको एक विधेयक बनाना पड़ेगा और उस विधेयक पर राष्ट्रपति साहब की अनुमति चाहिए। और जब राष्ट्रपति की अनुमति होगी, अनुशंसा होगी, तो जिस राज्य का नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन करना है उस राज्य की राय जानने के लिए राष्ट्रपति साहब उस राज्य के विधानमंडल के पास एक लेटर भेजेंगे और एक टाइम बता देंगे कि उस राज्य का विधानमंडल एक टाइम के भीतर यह बताए कि उसका नाम हम बदल रहे हैं या क्षेत्र बदल रहे हैं या सीमा बदल रहे हैं, क्या उसको कोई प्रॉब्लम है या उसका वो समर्थन करता है। अब राज्य क्या कर सकता है, राज्य चाहे तो उस पर अपनी राय दे सकता है कि नहीं, नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन मत करिए, या आप वाई नाम रख रहे हो, वाई नहीं टी रख दो। अब राज्य ने अनुशंसा दे दी, या ये भी हो सकता है कि राज्य अनुशंसा ना भी दे। अब एक टाइम था कि आपको 20 दिन का टाइम दिया गया है, 20 दिन के अंदर राज्य विधानमंडल बताओ आपकी इस पर क्या राय है। 20 दिन में उसने बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो भी ठीक है। आगे की बात है, मान लीजिए राज्य ने कहा कि नहीं, नाम मत बदलिए, तो अब राष्ट्रपति क्या उस राज्य की बात को मानने के लिए बाध्य है या नहीं है। उत्तर है नो। राज्य की बात माने या ना माने ये राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करेगा। अब 20 दिन का टाइम पीरियड पूरा हो गया, उसके बाद संसद एक सामान्य बहुमत से कानून बनाएगी और उसका नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन कर देगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक तो हमने भारत में नए राज्यों का प्रवेश कर लिया, वर्तमान जो राज्य हैं उनका नाम बदल दिया, क्षेत्र बदल दिया, सीमा बदल दिया, परिवर्तन कर दिया। लेकिन क्या भारत सरकार के पास इतनी शक्ति है कि वह अपने जो वर्तमान में कोई भाग है या पार्ट है या कोई स्टेट है, उसको क्या वो विदेशी या अन्य किसी देश को ट्रांसफर कर सकती है या दे सकती है। यह मामला
उठा एनरी बेरुवारी केस में 1960 और सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ये पाता है क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसका, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या भारत सरकार के पास पावर है कि जो भारत का अभिन्न अंग है, राज्य है, कोई भूमि है, वह किसी दूसरे देश को ट्रांसफर कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण बातें इस केस में बोली। वो ये थी इम्पोर्टेंट कि उन्होंने कहा यदि किसी पड़ोसी देश के साथ कोई सीमा विवाद है और रास्ते की जरूरत है, रास्ता देना है, मतलब छोटा क्षेत्र का ट्रांसफर करना है, तो उसमें संसद को कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मंत्रिमंडलीय अनुशंसा के आधार पर या मंत्रिमंडल एक नियम बनाकर या मंत्रिमंडल के एक ऑर्डर पर किसी देश के साथ कोई सीमा का विवाद है, उसका समाधान करना है, तो इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़ा क्षेत्र किसी देश को देना है तो उसके लिए बाकायदा संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और इसका एग्जाम्पल भी है कि समय संविधान संशोधन के माध्यम से भारत ने बांग्लादेश को 111 एन्क्लेव मतलब भू क्षेत्रों को ट्रांसफर किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल भारत ने ट्रांसफर किया, उसके एवज में भारत को भी 51 एन्क्लेव मिले थे। तो इन टोटलिटी मसला ये है कि अगर कोई छोटा विवाद है, छोटा जमीन पड़ोसी देश को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। बट अगर कोई बड़ा क्षेत्र ट्रांसफर करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, और एग्जाम्पल है संविधान संशोधन। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 4 को, और अनुच्छेद 4 में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए संविधान संशोधन सामान्यतः संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, ये नॉर्मल बात है। अब हम समझते हैं केंद्र शासित प्रदेश के गठन का कारण और इसका वर्तमान परिदृश्य। मीन्स कि संघ शासित प्रदेश मीन्स यूनियन टेरिटरी का क्रिएशन या निर्माण क्यों किया जाता है और इसका कुछ बैकग्राउंड। तब एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ है कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो आज हम जिन क्षेत्रों को संघ शासित प्रदेश बोलते हैं उन संघ शासित प्रदेशों को बोला जाता था अनुसूचित जिले। क्या? अनुसूचित जिले। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझने लायक है कि भारत की संसद ने 7वें नंबर का संविधान संशोधन किया 1956 में, और 1956 में राज्यों की 2 कैटेगरी का निर्माण किया। एक कैटेगरी थी सामान्य राज्य की, क्या? सामान्य राज्य की, जिसकी वर्तमान में संख्या कितना है? 20। और एक राज्य का श्रेणी बनाई संघ शासित प्रदेश की, इसकी संघ शासित प्रदेश की, यूनियन टेरिटरीज। इसी को समझते हैं। अब समझते हैं कि आखिर संघ शासित प्रदेश का निर्माण क्यों किया जाता है और निर्माण करने का कारण क्या होता है, आधार क्या होता है। तो कई कारणों से संघ शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाता है, जिसमें से एक कारण है राजनीतिक और प्रशासनिक। क्या? राजनीतिक और प्रशासनिक। राजनीतिक कारण और प्रशासनिक कारण का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र पर 2 या उससे अधिक राज्य चाहते हैं कि हमारा अधिकार हो, तो वह एक राजनीतिक कारण हो गया। तो भारत सरकार सोचती है कि चलो ना X राज्य पर उसका अधिकार हो, ना Y राज्य का अधिकार हो, ना T राज्य का अधिकार हो, उस पर पॉलिटिक्स ना हो, इसलिए उसको हम अपने अंडर में रख लेते हैं। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश किसके अधीन काम करते हैं? केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। मेनली राज्यपालों के द्वारा, गवर्नरों के द्वारा, उपराज्यपालों के द्वारा, मुख्य आयुक्तों के द्वारा वहां का शासन होता है, और यह शासन राष्ट्रपति के बिहाफ पर होता है। और राष्ट्रपति किसके बिहाफ पर काम करते हैं? केंद्र सरकार के बिहाफ पर काम करते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र जो राजनीतिक कारणों की वजह से विवाद का कारण बनता है, तो उस क्षेत्र को क्या किया जा सकता है? संघ शासित प्रदेशों में कन्वर्ट किया जा सकता है। और प्रशासनिक कारण, मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है,
एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से भी किसी राज्य को संघ शासित प्रदेश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ को बनाया गया। फिर दूसरा कारण है संघ शासित प्रदेश बनाने का सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण कल्चरल रीजन की वजह से किसी क्षेत्र की ऐसी संस्कृति है जहां पर विशेष प्रिजर्वेशन की आवश्यकता है, विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। तो विशेष संरक्षण का काम यही माना जाता है कि केंद्र सरकार ही कर सकती है। तो ऐसे क्षेत्रों को सांस्कृतिक कारणों की वजह से संघ शासित प्रदेश में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसके उदाहरण है पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। नेक्स्ट समझते हैं कि संघ शासित प्रदेश का निर्माण का कारण क्या हो सकता है। अगला कारण हो सकता है सामरिक कारण। सामरिक कारण का मतलब ऐसा क्षेत्र है जिसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का मतलब ये हो सकता है वो जलीय क्षेत्र हो जहां से अच्छा खासा व्यापार हो रहा हो, या कोई विदेशी राज्य जो है, कोई विदेशी देश है उस पर कंट्रोल ना कर पाए, और कोई ऐसा क्षेत्र है जो किसी देश की बाउंड्री से लगता है, तो उसका स्ट्रेटेजिक महत्व हो जाता है। तो इस कारण से भी संघ शासित प्रदेशों का निर्माण कर दिया जाता है। और जो स्ट्रेटेजिक रीजन है, सामरिक कारण है, उसके आधार पर कई संघ शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इन सब का सामरिक महत्व है, इस हेतु संघ शासित प्रदेश में कन्वर्ट किया गया है। और अगला बेस यह है कि अनुसूचित जातियों के संरक्षण हेतु कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर अनुसूचित जो जनजातियां हैं, जातियां हैं, वे रहती हैं, तो उनके विशेष संरक्षण के लिए, उनके लिए विशेष प्रावधान करने के लिए भी संघ शासित प्रदेशों का निर्माण कर दिया जाता है। और उसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। इसके पहले जब यहाँ संघ शासित प्रदेश था तो इसको बनाया गया था इसलिए संघ शासित प्रदेश की वहां पर अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण किया जा सके। तो ये मेनली थी कहानी संघ शासित प्रदेशों की और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की। हम उम्मीद करते हैं यह क्लास अभी तक आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम राज्यों का पुनर्गठन और उससे संबंधित जो समितियां बनाई गई, आयोग बनाए गए और रियासतों का एकीकरण किया गया, इन सारी बातों का अध्ययन करेंगे। हम उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।